नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSGL की। हमारे पास इनकी जो लेटेस्ट फाइलिंग्स हैं 30 जून 2025 वाली तिमाही के नतीजे, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड मीटिंग के डिटेल्स, ये सब हैं। तो कोशिश यही है कि इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से समझें कि कंपनी ने हाल में कैसा परफॉर्म किया है। खासकर इस लेटेस्ट तिमाही के नतीजों पर ध्यान देंगे और इनकी तुलना पिछले क्वार्टर्स और पिछले साल से करेंगे। तो चलिए देखते हैं इन फाइनेंशियल्स को थोड़ा। तो शुरुआत करते हैं 5 अगस्त 2025 को जो बोर्ड मीटिंग हुई उसकी खास बातों से। सबसे पहले तो बोर्ड ने 30 जून को खत्म हुई तिमाही के अनऑडिटेड नतीजों को मंजूरी दे दी। लेकिन एक और बात हुई, लीडरशिप में कुछ फेरबदल हुए हैं। श्री गौतम एस अडानी अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं रहेंगे, उन्हें नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है और श्री मनीष केजरीवाल वो एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। जी हाँ, और ये जो श्री अडानी के रोल में बदलाव है, ये शायद दिखाता है कि अब फोकस डे टू डे ऑपरेशन से हटकर कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और ओवरसाइट पर ज्यादा रहेगा। अब जरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर आते हैं, खासकर कंसोलिडेटेड यानी पूरे ग्रुप के नतीजों पर। इस तिमाही यानी Q1 2025 की तुलना पिछले साल की इसी तिमाही Q1 24 और पिछली तिमाही Q4 25 से करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कामकाज से आमदनी इस तिमाही में ये बढ़ के हो गया है 9,126 करोड़ रुपए। 9,126 करोड़ रुपए। अच्छा, पिछले साल कितना था इसी दौरान? पिछले साल ये करीब 6,956 करोड़ रुपए था और पिछली तिमाही में वो था 8,488 करोड़ रुपए। तो साफ तौर पर बढ़ोतरी दिख रही है। बिल्कुल। इसी तरह अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT की बात करें, सारे टैक्स चुकाने के बाद का मुनाफा वो रहा 3,310 करोड़ रुपए। 3,310 करोड़। हाँ, पिछले साल ये 3,107 करोड़ था और पिछली तिमाही में 3,023 करोड़। तो मुनाफे में भी अच्छी बढ़त है, साल दर साल भी और क्वार्टर दर क्वार्टर भी। बिल्कुल, दोनों ही लिहाज से इजाफा हुआ है। वाह, ये तो काफी अच्छे नंबर लग रहे हैं। आमदनी और मुनाफे दोनों में अच्छी ग्रोथ। इसके पीछे कोई खास वजह? हाँ, इसकी बड़ी वजह जो है वो पोर्ट और SCs वाला जो इनका मेन बिजनेस सेगमेंट है उसका अच्छा प्रदर्शन है। सिर्फ इसी सेगमेंट ने इस तिमाही में करीब 4,149 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। अच्छा। जबकि पिछले साल इसी सेगमेंट का मुनाफा 3,718 करोड़ था। और इसका असर सीधे सीधे अर्निंग्स पर शेयर EPS पर भी दिखता है। वो भी बढ़कर 15.34 रुपए हो गया है। ओके, पिछले साल कितना था EPS? पिछले साल ये 14.41 था। ठीक है। और अगर सिर्फ कंपनी के स्टैंड अलोन यानी अकेले के नतीजों को देखें, वो भी तो शायद मुनाफे में ही है। हाँ, स्टैंड अलोन नतीजे भी प्रॉफिटेबल है। इस तिमाही में का स्टैंड अलोन PAT करीब 505 करोड़ रुपए रहा है। अच्छा, तो ये आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो काफी मजबूती से चल रहा है। बिल्कुल। अब यहाँ ऑडिटर्स की रिपोर्ट पर भी ध्यान देना जरूरी है। MSK एंड एसोसिएट्स हैं इनके ऑडिटर। उन्होंने इन अनऑडिटेड नतीजों का लिमिटेड रिव्यू किया है। ये फुल ऑडिट नहीं होता पर एक तरह की जांच है। तो क्या कहा उन्होंने? उनका कहना है कि उन्हें इन नतीजों में कोई बड़ी मटेरियल मिसस्टेटमेंट यानी कोई बड़ी गड़बड़ी नजर नहीं आई है। रिपोर्ट में एक और बात का जिक्र है। पिछले साल एक शॉर्ट सेलर रिपोर्ट आई थी, SSR। हाँ, वो काफी चर्चा में रही थी। जी, तो मैनेजमेंट का कहना है कि उस मामले में जो इंडिपेंडेंट जांच हुई उसमें कोई खास नॉन कंप्लायंस नियमों का बड़ा उल्लंघन नहीं मिला। साथ ही अमेरिका में एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से जुड़ी जांच US DOJ SEC का भी जिक्र है। लेकिन रिपोर्ट साफ कहती है कि कंपनी खुद इस मामले में नामित नहीं है और इसका फाइनेंशियल नतीजों पर कोई असर नहीं बताया गया है। ठीक है, मुनाफे की बात हो गई, लेकिन कंपनी पर कर्ज कितना है, उसका क्या स्टेटस है, ये भी अहम है। हाँ, कर्ज की स्थिति देखें तो 30 जून 2025 तक कंपनी पर करीब 10,485 करोड़ रुपए के सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी NCDs बकाया थे। 10,000 करोड़ से ज्यादा? ये मार्च के मुकाबले बड़ा है। हाँ, मार्च 2025 के अंत में ये रकम करीब 5,485 करोड़ थी। तो बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि ऑडिटर ने सर्टिफाई किया है कि इन NCDs के बदले कंपनी के पास पर्याप्त संपत्ति है, एसेट कवर मौजूद है। ओके, यानी कर्ज सुरक्षित है। जी, आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई दिक्कत आती भी है तो कंपनी के पास इन कर्जों को चुकाने के लिए यथेष्ट एसेट्स हैं। और मई 2025 में कंपनी ने NCD से 5,000 करोड़ रुपए जुटाए थे, उनका क्या हुआ? क्या वो पैसा सही जगह इस्तेमाल हुआ? जी हाँ, ऑडिटर ने उसकी भी पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक वो पैसा उन्हीं कामों में लगा है जिनके लिए बताया गया था, जैसे कुछ पुराना कर्ज चुकाने में और कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर नए प्रोजेक्ट्स या विस्तार के कामों में। ठीक है, तो कमाई, मुनाफे, कर्ज के अलावा कंपनी में हाल में कुछ और भी चल रहा है? कोई और बड़ी कॉर्पोरेट एक्टिविटी? हाँ, कुछ और गतिविधियां भी हुई हैं। जैसे कंपनी में अडानी एन्नोर कंटेनर टर्मिनल में अपनी 49% हिस्सेदारी बेच दी। अच्छा, उससे कुछ फायदा हुआ? हाँ, उससे करीब 603 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया गया है। इसके अलावा बोर्ड ने सिंगापुर की एक कंपनी है अबॉट पॉइंट पोर्ट होल्डिंग्स, उसके अधिग्रहण को भी मंजूरी दी है। हालांकि इसके लिए अभी रेगुलेटरी अप्रूवल बाकी है और इसमें कंपनी नए शेयर जारी करेगी। अधिग्रहण की भी तैयारी है जी। और एक और चीज, कंपनी ने अपने कुछ पुराने फॉरेन बॉन्ड्स, जिन्हें सीनियर नोट्स कहते हैं, उनको वापस खरीदने का एक टेंडर ऑफर भी निकाला था और कुछ को कैंसिल भी किया है। ये दिखाता है कि कंपनी अपने कर्ज को एक्टिवली मैनेज कर रही है।
और ऐसा लग रहा है कि कंपनी निवेशकों के साथ भी लगातार जुड़ी हुई है। 5 अगस्त को एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स के साथ कॉल भी हुई, जिसकी रिकॉर्डिंग भी है, और मुंबई में एक रोड शो भी प्लान किया गया है। जी बिल्कुल, वो कम्युनिकेशन बनाए रख रहे हैं। तो अगर हम इन सब दस्तावेजों को देखें तो मोटी बात क्या निकलती है? पहली तिमाही के फाइनेंशियल नतीजे काफी मजबूत लग रहे हैं। पिछले समय के मुकाबले आमदनी मुनाफा दोनों बढ़े हैं। लीडरशिप में कुछ बदलाव हुए हैं, कर्ज सुरक्षित है, फंड्स का सही इस्तेमाल हुआ है, ऑडिटर ने ये कहा है, और कंपनी रणनीतिक रूप से भी एक्टिव है। कहीं हिस्सेदारी बेची है तो कहीं अधिग्रहण की योजना है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे आंकड़े और गतिविधियां मिलकर यही तस्वीर पेश करते हैं। एक तरफ कंपनी अपने कोर बिजनेस, अपने मुख्य परिचालन में अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ दिखा रही है, और दूसरी तरफ वो बाहरी जांचों के जो संदर्भ हैं या अपनी जो वित्तीय और रणनीतिक पहल है, उनको भी साथ साथ मैनेज कर रही है। तो ये कंपनी के ऑपरेशनल एक्सीलेंस और साथ ही रणनीतिक विस्तार दोनों पर फोकस करने का साफ संकेत देता है।